अपने को फ्लूइड मैकेनिक्स आज स्टार्ट करनी है, ध्यान दीजिएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, इस चैप्टर में हम लोग केवल फ्लूइड के केसेस, फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा फ्लूइड पर, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स तो पढ़ रखा है, फ्लूइड पर कैसे मैकेनिक्स वर्क करता है। मैकेनिक्स मींस कैसे उस पर फोर्स का एक्शन है, कैसे उसकी मोशन है, इन सारे केसेस को हम लोग फ्लूइड पर पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों को जो पहला टॉपिक पढ़ना है दैट इज अबाउट हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि जब फ्लूइड रुका हुआ, जब फ्लूइड अपना रुका हुआ हो और फ्लूइड के रुके हुए अवस्था में हम लोग उसके केसेस के बारे में पढ़े, तो उसको हम लोगों ने बोला है, उस फिनोमिना को बोला है क्या? हाइड्रोस्टैटिक्स। हम लोग जानते हैं कि जो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड के पास केवल उसका फिक्स वॉल्यूम है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप ऑफ फ्लूइड, शेप ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड को जिसमें रख देते थे उसका वो शेप ले लेता है। फ्लूइड टेक शेप्स ऑफ कंटेनर, फ्लूइड टेक शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में रख दो उसी का वो शेप ले लेता है, जिसमें रख दो उसी को वो आकार ले लेता है। यानी कि जो हम फ्लूइड की बातें कर रहे हैं उसमें अपने को बेसिकली वॉल्यूम केवल फिक्स्ड रहता है, बाकी चीजों के बारे में अपने को जानकारी नहीं मालूम चल पाती। इसी फ्लूइड्स के स्टैटिक यानी कि फ्लूइड के रुके हुए अवस्था के बारे में हम लोग हर एक चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को फ्लूइड की जब भी बातें होती है तो वी हैव टू स्टडी अबाउट ए, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी। वी हैव टू स्टडी अबाउट द टर्म डेंसिटी। एक डेंसिटी टर्म फ्लूइड में कहाँ यूज होती है? डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी, डेंसिटी को डिफाइंड किया जाता है, डेंसिटी इज नथिंग बट रेशियो ऑफ मास विथ वॉल्यूम। we used to write the density is nothing but the ratio of mass with volume। हम लोग डेंसिटी जिसको रो से डिनोट करते हैं, रो को लिखते हैं रो इज इक्वल टू डेल्टा एम अपन डेल्टा वी, लिमिट डेल्टा वी टेंस टू 0। इसी कोई कोई डीएम बाई डीवी भी लिख देता है छोटा मास के लिए, दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी जब लिखा जाता है ना, दैट इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। वी ऑलवेज राइट द डेंसिटी इज नथिंग बट मास बाय वॉल्यूम। तो बेसिकली वी यूज टू राइट दिस डेंसिटी, जिसको मैंने रो लिखा है तो रो से ही लिखूंगा, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। यस सर। फिर लोग यहीं पर एक और टर्म डिफाइन करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जो होता है ना, ये डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, substance with respect to density of water, to density of water। तो ये एक अपना चूंकि रिलेटिव डेंसिटी जो होगा, जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी लोग जानते हैं, we named it with another name, that is specific gravity।
तो ये जो रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जो होता है ना, दैट इज ऑल्सो नथिंग बट दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि ये चीजें तुमको दोनों को डिफाइन कर रहे हो, तो ये क्वांटिटी जो बनती है यूनिट लेस, यूनिट लेस क्वांटिटी, यानी कि यूनिट लेस क्वांटिटी का जन्म देती है। लेकिन देयर इज चांसेस दैट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस, हो सकता है कि मिक्सचर, जैसे Yes, sir. कि जैसे कि एक सबस्टेंस S1 है जिसका डेंसिटी ρ1 हो, सबस्टेंस S2 है जिसका डेंसिटी ρ2 हो। तो मिक्सचर जब बना रहे हो तो मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी, ये पूछ दिया क्वेश्चन में। मान लो न्यू कह दिया क्वेश्चन में कि न्यू डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी नहीं, मिक्सचर का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर। हम लोग तो जाएंगे फंडामेंटल फार्मूला से, रो इजकल टू मास अपन वॉल्यूम। तो मान लो इसकी मास m1 है और इसकी मास अपना m2 है, टोटल मास को क्या लिखोगे बाबू, m1 प्लस M2. और वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2। Yes, sir. दैट इज नथिंग बट m1 प्लस m2, और v1 v2 तो गिवन नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी दे दिया, मास दे दिया है, तो वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो। दैट इज m1 अपन ρ1 प्लस m2 अपन ρ2, ये तो लिखेंगे। Yes, sir. तो यहां से अपने को ये कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मासेस बराबर हो जाए, लेट्स टेक ए केसेस वेयर इफ m1 बराबर m2 बराबर m हो जाए, तो ये जो वैल्यू होगा ना रो का वैल्यू, तब देन रो बराबर हो जाएगी इस केस में 2 ρ1 ρ2, 2 ρ1 ρ2 अपन ρ1 प्लस ρ2। दिस इज अबाउट मिक्सचर क्वांटिटी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये अपना हुआ डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये मैंने बात किया किसकी, डेंसिटी क्वांटिटी। आई हैव टॉक्ड ऑफ द क्वांटिटी नेम्ड डेंसिटी। अब अपने को थोड़ा सा एक और चीज देखना है, फोर्स, और तुमको जो थ्रस्ट बोलते हैं एंड थ्रस्ट फॉलोड बाय प्रेशर, थ्रस्ट एज वेल एज प्रेशर, दोनों टर्म को समझना है, आराम से समझिएगा चीजों को। अपने को Yes, sir. बात करना है प्रेशर के बारे में, इसके बारे में बात करना है प्रेशर। प्रेशर को पढ़ने से पहले अपने को एक टर्म पढ़ेंगे, थ्रस्ट। थ्रस्ट के बारे में बोला जाता है कि थ्रस्ट इज नथिंग बट इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है उसको हमने क्या नाम दिया है, थ्रस्ट। तो बेसिकली थ्रस्ट इज नथिंग बट ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर कितने परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, सरफेस के ऊपर कितने परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं, उसको हमने क्या बोला है, दैट इज नथिंग बट थ्रस्ट। तो जो प्रेशर जो डिफाइन किया जाता है, जब प्रेशर की बातें की जाती है, वी यूज्ड टू राइट अबाउट प्रेशर एज कि प्रेशर इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ thrust with area on which thrust is acting, on which thrust is acting, मतलब किस एरिया पर अपना थ्रस्ट लग रहा है,
यानी कि हमने जब भी प्रेशर की बात किया तो वी राइट दिस प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट अपॉन एरिया। हमने प्रेशर को लिखा थ्रस्ट अपॉन एरिया, यानी कि ये रेशियो बना दिया, दैट इज नथिंग बट थ्रस्ट अपॉन एरिया। इसी को बहुत लोग फोर्स अपन एरिया भी लिखता है, क्योंकि फोर्स ही तो है, थ्रस्ट इज आल्सो ए टाइप ऑफ फोर्स, बट परपेंडिकुलर फोर्स को ये हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, थ्रस्ट बोलते हैं। तो चीजें सेम Yes, ही sir. है, लिखने का तरीका अलग हो गया। If we have to find a small pressure, तो we many times we write in limit form, limit delta A tends to 0, इसको लिख देते हैं डेल्टा एफ बाई डेल्टा ए, इसी को बहुत लोग लिख देता है डी एफ बाई डी ए। बहुत लोग इसी टर्म को लिखने का तरीका ही बदल देते हैं, और इसी को कोई कोई लिख देता है यहां से P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। चीज एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग है। थोड़ा देखो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, कौन कौन से यूनिट होते हैं उनके बारे में भी देख लेंगे। पहले एसआई यूनिट देखो। एसआई यूनिट जो होता है वो दो चीजें हो सकती है, एक तुम्हारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। आइदर यू से इट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, बोथ थिंग इज सेम, दोनों चीजें सेम है। कुछ चीजें अपने को याद रखना है, प्रेशर के यूनिट्स वगैरह, जैसे कि 1 एटीएम आ रहा है, तो 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और दैट इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज 760 टॉर्क, दैट इज नथिंग बट 760 mm ऑफ मरकरी। मरकरी, यही लिखने के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, ये लिखने के डिफरेंट यूनिट्स। इसी को बहुत लोग लिख देता है तुम्हारे को एक बार भी यूज करता है प्रेशर, एक बार बराबर होता है तुम्हारे को, सॉरी, एक बार बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, दैट इज 750 टॉर अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं चीजों को यूज लिखने के लिए। देयर इज सम स्पेशल यूनिट्स विच कैन बी यूज्ड फॉर डूइंग योर जॉब। अपने काम को करने के लिए इनमें से कुछ स्पेशल यूनिट्स हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए। तो आपको जो काम करना है इनमें से किसी को पकड़ लीजिए, उनका यूज कीजिए, आप कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग दीज ऑल थिंग्स। इस चीजों का एनालिसिस करने के बाद इन चीजों को आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये अपने को हुआ यूनिट, हुआ एक बार कितनी होती है, एक एटीएम क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, इन सब चीजों के बारे में बताया। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। फ्लूइड कॉलम के चलते प्रेशर कैसे आते हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है, समझना चीजों को बारीकी से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लो ऐसे कोई एक सरफेस बना हुआ है टेबल, ऐसे कोई बना हुआ है, मान लो एक टेबल टाइप का ऐसे बना हुआ है, कंटेनर टाइप का है बॉडी में, कंटेनर के अंदर में ऐसे कोई बॉडी रखा हुआ है, जो यहां से कोई वाई हाइट पर है, यहां से इसकी हाइट है वाई। ये जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी अपने को मान लो रो है, इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है,
रो, लिक्विड की डेंसिटी है रो। तो अपने को जो टोटल प्रेशर लग रहे होंगे क्या लग रहे होंगे, यहां से मान लो अगर पी प्रेशर लग रहा है तो नीचे से कुछ हाइट बढ़ गया तो इसके चलते पी प्लस डीपी प्रेशर लगेगा। इधर से भी सरफेस से भी कुछ प्रेशर लग रहे होंगे, फोर्स अपन एरिया तो इधर से भी है, तो पीएस इधर से लग रहे होंगे, तो पीएस इधर से लग रहा है। चारों तरीके से, चारों डायरेक्शन से इस बॉडी पर प्रेशर अपना लग रहा है। कोई दिक्कत है क्या बोलना मतलब? नो सर। बॉडी जो ले रहे हो उस बॉडी पे चारों डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, मतलब कि इधर से चारों तरफ से, यानी कि अपने को इधर से ही प्रेशर, इधर से ही प्रेशर, इधर से ही प्रेशर, इधर से। कोई फ्लूइड है पानी के अंदर प्लेस्ड है, तो इसका अगर हम लोग बात करें कि जो बॉटम सरफेस वगैरह की बात कर रहे हो कि उस पे अपने को नेट फोर्सेस की बात की जाए, तो नेट फोर्सेस कितना लिखोगे? इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या लिखोगे? फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी को इक्विलिब्रियम में करने के लिए क्या लगेगा? नीचे से नीचे की तरफ लग रहा है प्रेशर इनटू एरिया प्लस यस सर। इसका वेट दैट इज सबस्टांस का वेट दैट इज, क्या लिखेंगे सबस्टांस का वेट को? जो प्रेशर इनटू एरिया mg। लग रहा है प्लस इसकी जो वैल्यू लगेंगे, वैल्यू कितना लिखेंगे? mg, mg को क्या लिख सकते हो? दैट इज डेंसिटी के रूप में लिखेंगे इसको, कि कितना अपने को डेंसिटी लग रही है, कितना एरिया है इनके रूप में। दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, सो क्या लिख सकते हो? प्रेशर इनटू एरिया। मान लो ये थिकनेस dy है, इन प्रेशर इनटू, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया इनटू dy। प्रेशर के बजाय रो लिखो, डेंसिटी लिखो, सबसे बढ़िया रहेगा। प्रेशर लिखने से क्या फायदा है? रो, डेंसिटी, डेंसिटी इनटू एरिया, और एरिया इनटू तुम dy ले लिए तो ये वॉल्यूम बन गया। तो डेंसिटी इनटू तुम्हारा वॉल्यूम दैट इज मास, मास इनटू जी। ये तो लिखोगे बाबू। तो ये वैल्यू, और यस ऊपर की सर। तरफ फोर्स लग रहे हैं यहां से, तो दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ P प्लस dP इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग चाहें तो अपने को डी, जो अपने को वैल्यू चाहिए दैट इज नथिंग बट dP बाई dy, प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर अपॉन लेंथ, यहां से देखो ये बन जाएगा P इंटू ए, P इंटू ए कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा लास्ट में जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? माइनस ए डीपी, उसको इधर लेते चलो तो ये बन जाएगा ए डीपी रो ए जी डी वाई। ए से ए कैंसिल, वी कैन राइट दिस स्मॉल प्रेशर एज रो जी डी वाई। ये छोटा सा प्रेशर आ रहा है बॉडी में, दैट इज इक्वल टू रो जी इंटू डी वाई। रो जी एच जो लिखते हो उसी को लिखा है रो जी डी वाई करके। जो रो जी डी वाई जो लिखे हो दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू हाइट। अब ये हाइट्स अपने को y लिए हो तो इस पे इंटीग्रेट कर दो दोनों से, दोनों साइड पे। इनिशियली मान लो यहाँ पे भी कुछ प्रेशर होगा, मान यस लो सर। इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो पी नट, तो पी नट से पी दैट इज इक्वल टू रो जी, इंटीग्रेट कर दो इसको भी कुछ हाइट से यहां तक, मान लो ये हाइट h है तो h तक, तो ये वैल्यू बन जाएगी P माइनस पी नट दैट इज इक्वल टू रो जी एच, और P इज इक्वल टू पी नट प्लस रो जी, पी नट प्लस रो जी। तो ये अपने को वैल्यू आ गई प्रेशर की, इसकी वैल्यू आ गई प्रेशर की, दैट इज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे टाइप्स के प्रेशर निकालना चाह रहे हैं। जैसे कि तुमको गॉज प्रेशर को भी यूज किया जाता है, जिसमें दो टाइप्स के मैनोमीटर यूज किया जाता है, एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर, एक क्लोज ट्यूब मैनोमीटर। हम लोग दोनों को देखेंगे, बैरोमीटर जिसको बोलते हैं। पहले देखते हैं दैट इज ओपन ट्यूब टाइप।
किसके टाइप को देखते हैं? ओपन ट्यूब टाइप। ओपन ट्यूब वाला कुछ ऐसे दिखता है, ध्यान देना। ये जंक्शन पॉइंट, यहाँ एक इंड टाइप का जुड़ा हुआ है। यहाँ एक इंड टाइप का इसका जुड़ा हुआ है। ये जो खाली जगह बचा है, इससे ये पाइप निकला हुआ है। ये पाइप और ये ऐसे ऊपर उठा हुआ, ये ऐसे ऊपर उठा, ऐसे करके उठा हुआ। तो ये अपने को कंटेनर कुछ ऐसे बनता है, ऐसे उठा। मान लो यहां पर कोई इंड है ए, जिसके अंदर फ्लूइड फिट कर दिया, ऐसे करके पूरा फ्लूइड यहां तक फ्लूइड फिट। ये पॉइंट बी है, और यहां से ये हाइट अपना एच है, ये हाइट अपना एच है। यहां पर जो गैस है, उस गैस के चलते जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो पी के बराबर है। मतलब गैस यहां पर प्रेशर अपने को अप्लाई कर रहा है, दैट प्रेशर इज पी। तो मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू होगी कितनी? इधर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ रही होगी ऊपर से इधर की तरफ, दैट इज पी नॉट। तो देखो बाबू, इधर से पीनट प्रेशर है, यहां पर हाइट आ गया एच, तो इस पॉइंट की प्रेशर को क्या लिख सकते? दैट इज नथिंग बट पीनट प्लस रो जी एच। और जो यहां की प्रेशर होगी वही प्रेशर इधर भी लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू यस क्या सर। लिख सकते हैं? पी। यानी कि पी की वैल्यू आ गई इस केस में पीनट प्लस रो जी एच के बराबर। This is the case of open barometer. That is the cases of open tube manometer. Open tube manometer. तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया कि ये कैसे बना हुआ है, कैसे ये प्रेशर एग्जर्टिंग हो रही है? कोई दिक्कत वगैरह होंगे तो बता दीजिएगा। केस 2 देखो, यस सर। जब अपने को क्लोज ट्यूब मैनोमीटर हो, ओपन के बजाय क्या हो जाए? क्लोज टाइप का बॉडी हो जाए, तब क्या होगा उसके बारे में देखना है। आराम से समझते हुए चलिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सारी चीज को समझना है बारीकी से, एक एक चीज को समझते हुए करना है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला चीज देखो, अगला अपने को देखना है दैट इज द केसेस ऑफ, जैसे बैरोमीटर के केसेस तो बता दिया कि ओपन ट्यूब है कैसे दिख रहा है। मान लो मैनोमीटर बैरोमीटर का केस हो, केसेस ऑफ बैरोमीटर, बैरोमेट्रिक ट्यूब। पहले बैरोमीटर का सेटअप को समझो, बैरोमीटर होते कैसे, कैसे प्लेसमेंट होती है। बैरोमीटर कुछ ऐसे दिखता है, एक तुम्हारा ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ऐसे फ्लूइड रहते हैं, फ्लूइड के अंदर अपने को एक स्लीव टाइप का लगा देते हैं, यहाँ पर अपना प्लेसमेंट। इस पे भी जाहिर सी बात है पानी चढ़ जाएगा, पानी चढ़ेगा। जो मान लो किसी हाइट यहाँ सरफेस से इसकी एच, यहाँ की प्रेशर पी मानी जाती है। तो जो सरफेस होगा इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहे होंगे अपने, दैट इज इक्वल टू पी नट। जब यहाँ पीनट प्रेशर होगी तो यहाँ पर जो प्रेशर लगती होगी दैट इज पीनट। तो ध्यान दो, ये जो पीनट की वैल्यू है दैट विल बी रिटन एज पी प्लस रो जी एच। तो यहां से वैल्यू अपने को क्या बनेगी? पी की, दैट इज
पी नट माइनस रो, पी नट माइनस रो जी इंटू एच, दैट इज द नेट प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द फ्लूइड। फ्लूइड पे जो नेट प्रेशर लग रहा है दैट इज कितना, पीनट माइनस रो जी एच के बराबर, पीनट माइनस रो जी एच। ये समझ में आ रहा है क्या? दैट इज द केसेस ऑफ बैरोमीटर, यस सर। दैट इज ए क्लोज टाइप सरफेस। जो पीनट लिख रहे हो ना, पीनट को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पीनट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बताया जाता है कि अगर अपना कोई बॉडी है तो उस बॉडी की जो अपने पे जो बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा है, दैट प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1 atm, 1 atm, दैट इज इक्वल टू 1 atm। थोड़ा एक लॉ हम लोगों को पढ़ना है, पास्कल लॉ, थोड़ा समझ लेना। पास्कल ने बोला कि अगर अपने पास कोई एक लिक्विड लेकर चल रहे हो, अपने पास कोई एक लिक्विड लेकर चल रहे हो, तो पास्कल का कहनाम था कि अगर वो अपने लोगों ने एक लिक्विड को ले रखा है, तो जो लिक्विड हमने ले रखा है ना, तो एक पार्टिकुलर हाइट पर, एक पार्टिकुलर रेंज पर जो लिक्विड पे फोर्स एग्जर्ट होते होंगे ना, जो लिक्विड के बॉडी पे जो फोर्सेस लगते होंगे ना, वो अपने को जो फोर्सेस वहां लिक्विड पे एग्जर्टेड फोर्सेस है वो हमेशा क्या होंगे, एक सेम हाइट पर उसी लिक्विड के अंदर हमेशा बराबर होंगे। जो हमने यूज भी किया थोड़ा बहुत, जैसे यहां यूज किया था पास्कल लॉ, कि यहाँ की प्रेशर, ये चूंकि लिक्विड सेम है तो यहां तक की लिक्विड के प्रेशर जो होंगे सेम होंगे, फिर यहाँ का हमने यूज कर लिया था, दैट इज पास्कल लॉ। मतलब कि इनकी का नाम थी कि द प्रेशर exerted on the liquid is same everywhere, everywhere at same height, same height, in same time of, in same type of liquid। और इसी पास्कल्स लॉ का यूज किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी। इसके केस में हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है थोड़ा समझ लो। हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम क्या करते हैं कि यहां पर कोई बॉडी है, ऐसे करके रहता है, ये एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एप्लीकेशन। मान लो इसकी सरफेस ज्यादा है, बड़ी है, ये A2 है, ये A1 है, तो यहां से हमने P प्रेशर अप्लाई किया, तो यहां पर भी प्रेशर कितना जाएगा, P ही जाएगी क्योंकि सेम हाइट ले रहे हो, एज हाइट इज सेम। तो यहां पर प्रेशर यस P अप्लाई किया तो फोर्स जो लगेगा, फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, PA1, दैट विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे प्रेशर PA1 आया, फोर्स अप्लाई किया F1, दैट इज इक्वल टू PA1। हमने मान लो यहाँ P ना लगाकर फोर्स अप्लाई किया F1, तो F1 लगाया तो F1 बराबर क्या आ जाएगा, PA1, मतलब P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 अपन A1। अब यही प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाइड हो रहा होगा, मतलब कि यहां पर जो अपने को नया फोर्स आएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्या लिखेंगे, F2 अपन A2। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू, F1 अपन A1 टाइम्स ऑफ A2।
तो हम लोग कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स एग्जर्ट कर देते हैं एज A2 इज ग्रेटर देन A1। इसलिए F2 की वैल्यू भी F1 से बहुत बड़ी हो जाती है। तो कम फोर्स लगा के ज्यादा चीजों को उठा लेना, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट ओनली। ये एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। इसी पर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ध्यान देना। एक क्वेश्चन है, एक दिया हुआ है कि दो सिलेंड्रिकल टाइप का प्लेट है। क्या है? दो सिलेंड्रिकल टाइप का प्लेट है, ऐसे करके। यस सर। ये ऐसे प्लेस्ड है, इनको उठाना है। उठाने के लिए यहां से एक पिस्टन रखा है हमने, इसी हाइट पर, सेम हाइट पर एक पिस्टन रखा है सिलेंडर। सेम सिलेंड्रिकल हाइट है, थोड़ा फिगर थोड़ा डिसऑर्टेड बन गया, तो थोड़ा विजुअलाइज कर लेना। ये तुम्हारा बेस सेम होना चाहिए ना, बेस सेम करा लेना ऐसे। यस सर। थोड़ा डिसऑर्डेड टाइप का दिख रहा होगा, इसको मिटा ही देता हूं। ये कुछ ऐसे टाइप्स का बना। अब देखो अपने को क्या करना है, ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट बना रहे हो, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि इधर से तुमको 6 kg का वेट दिया गया है। कितने का? 6 kg। यहाँ की एरिया गिवन है, दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ के भी एरिया गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन दिया है कि यहां से कितना फोर्स लगेगा, जो फोर्स इस सरफेस पे एग्जर्ट होगा वो कितने के बराबर होगा। थोड़ा ट्राई कीजिए टाइम लेकर। इस वही वाले रिलेशन यूज करना था अपने को, F1 अपन A1 दैट इज इक्वल टू F2 अपन A2। यार यहाँ फोर्स दिया हुआ है 60/3 दैट इज इक्वल टू F2 निकालना है अपन 100। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/3 इंटू 100। यहां से ये कैंसिल होगा, क्यों? एक सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। एक बॉडी दिया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसपे अपने को दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लग रहा है। एक बॉडी है जिस बॉडी पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, दैट प्रेशर P इज एग्जर्टेड दैट इज इक्वल टू P। और दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ जो मरकरी है, डेंसिटी ऑफ मरकरी वो गिवन है अपने को 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है, दैट इज नथिंग बट 1.3 किलोग्राम पर मीटर। बोल रहा है कि जो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जो अर्थ के सरफेस पे लगता है, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है, तो ये अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर लगता है दैट इज 1 atm के बराबर। तो ये जो प्रेशर 1 atm के बराबर जो लगता है, ये क्वेश्चन ये है कि ये जो सरफेस है वो अर्थ से कितना ऊंचा है, कितने ऊंचे से ये प्रेशर एग्जर्ट होते हैं, एच की वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं सर, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए ये अपना अर्थ सरफेस है, यस सर। अर्थ सरफेस पर कितना प्रेशर लगता है? 1 atm के बराबर, जिसकी यस हाइट सर। अपनी h। तो क्वेश्चन पूछा है कि अगर यहां पर जो प्रेशर लग रहा है दैट इज 1 atm दैट इज पीनट, जिसको 1 atm ना कहकर ये बेसिकली कहा है 760 टॉर्क के रूप में लीजिए।
इसको क्वेश्चन में दिया 1 एटीएम ना लेकर लीजिए इसको 760 क्योंकि डेंसिटी गिवन है ना यस सर। mm ऑफ Hg मरकरी का इतना प्रेशर लग रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ये जो प्रेशर आप लगा रहे हैं इतने डेंसिटी पर इतने हाइट पर 760 mm ऑफ Hg पर तो पूछ रहा है ये H की वैल्यू कितनी होगी। ये चीजें तो एयर से फील्ड होगी एयर की डेंसिटी गिवन है। अब समझ में आया Yes, हाइट sir. क्या होगा। तो इनको भी आप थोड़ा Yes, देर sir. के लिए ट्राई कीजिए लो समझना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग तो बेसिकली इसको जब सॉल्व करना है ना तो सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे रो जी एच प्रेशर इंटू एरिया इंटू हाइट। जो रो जी एच डेंसिटी यूज करते हो प्रेशर डेंसिटी रो जी एच दैट इज प्रेशर। तो रो जो अपने को लोगे रो एयर इंटू जी इंटू एच दैट इजकल टू लिखेंगे रो मरकरी इंटू जी इंटू हाइट इन मरकरी क्योंकि वो वन तुम्हारे को 760 mm लग रहा है मतलब हाइट गिवन है 760। अब इसी चीज को यूज कर रहे हैं इसके बाद इस वैल्यूज को पुट कर दो तो एच की वैल्यू चाहिए। तो एच के लिए हम लोगों को क्या निकल जाएगा दैट इज डेंसिटी ऑफ मरकरी पहले हाइट ऑफ मरकरी लिख दिया इन मीटर दैट इज 0.76 क्योंकि 760 मिलीमीटर। इसकी डेंसिटी गिवन है 13.6 इंटू 10 क्यूब। जी तो दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा तो जी को लिखने की जरूरत नहीं है। अपन यहां से डेंसिटी 1.3 इंटू दैट इज 1.3 इंटू 10 क्यूब नहीं है क्योंकि 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ही है 1.3। अब यहां से तुमको हाइट निकलेगा इस हाइट को कैलकुलेट करो दिस विल कम्स इन मीटर। ये मीटर में आएगा रफली कम्स आउट टू बी 50 मीटर दैट इज कम्स आउट टू बी 7.95 किलोमीटर। क्या आपने यही किया था क्या आपने यही किया था नहीं सर। तो गलत किए हो तब। अब देखो ये क्वेश्चन और है इसी टाइप के एक और क्वेश्चन पूछेगा। ये आपने बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस देखे भी होंगे नहीं देखे होंगे लोग तो कोई बात नहीं देख लीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये अपने को एक सरफेस दिया हुआ है यूट्यूब टाइप का शेप इज इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब। शेप अपना यूट्यूब के फॉर्म में एक यू शेप्ड है यू टाइप का शेप ही अपने को यूट्यूब टाइप का। अब देखो ये एक यूट्यूब टाइप का शेप है जिसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ प्रेशर रखे गए हैं एक तरफ ऑयल रखा हुआ है ये हाइट दिया हुआ है यहाँ हाइट गिवन और यहाँ पर जो हाइट दिया है इस पॉइंट को यहाँ मरकरी फील्ड है पूरा का पूरा। मरकरी फील्ड मरकरी पे इधर तुमको ऑयल फील्ड है इधर ऑयल फील्ड है जिसकी हाइट गिवन है क्वेश्चन में h2 और दूसरे तरफ वाटर फील्ड है दूसरे तरफ वाटर फील्ड है जिसकी हाइट गिवन है h1 दैट इज वाटर। डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है 0.8 रिलेटिव डेंसिटी। मरकरी का भी रिलेटिव डेंसिटी गिवन रहती है मतलब मरकरी का ऑलरेडी मालूम ही होता है रोग। लेवल ये बराबर दिया हुआ है बराबर लेवल है दोनों साइड से ये लेवल बराबर है। तो क्वेश्चन पूछा है
कि अगर ये जो कॉलम ले रहे हो वाटर कॉलम वाला H1 की वैल्यू अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो H2 कितना होगा? सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ और नहीं करना था, जो हम लोगों ने कर रखा है वही करना है। दैट इज रो ऑयल इंटू जी इंटू H2 दैट इज इक्वल टू रो वाटर इंटू जी इंटू H1 लगा देते हैं। ये दोनों इंट तो सेम है, तो यहां से अपने को H2 की वैल्यू आ जाएगी। अपने को रो ऑयल दिया हुआ है 0.8, ये 1, तो 1/0.8। जी जी तो कैंसिल हो जाएगा, 22/5, ये आ जाएगी 6.25। इस टाइप्स के बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, कीजिएगा लोग। हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज द बोयेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ बोयेंसी। बोयेंसी के कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान दीजिएगा। बोयेंसी जो होता है ना, बोयेंसी एक फेनोमेना है जिस पर किसी बॉडी पर कितना अपने को एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है उनके बारे में कैलकुलेट की जाती है। तो जब भी हम लोग बोयेंसी वर्ड की बात करते हैं तो इतना दिमाग में रखना कि बोयेंसी इज अ फेनोमेना ड्यू टू विच एन अपवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लिक्विड। लिक्विड के ऊपर कितना अपना अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और जो अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड पर एग्जर्ट होता है उस अपवर्ड फोर्स को हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन दैट बुएंट फोर्स। क्या बोलते हैं बाबू उसको? बुएंट फोर्स। दैट इज नेम्ड एज बुएंट फोर्स। तो हम लोगों को सबसे पहले बुएंसी के बारे में जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा बुएंट फोर्स के बारे में। The force exerted on the body in upward direction due to fluid. Such force buoyant force. Such force is called buoyant force. And phenomena is known as buoyancy. And phenomena is known as buoyancy. तो जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हमने नाम दे रहा है बुएंट, और जो तुम्हारे को जिस फेनोमेना के द्वारा लगा उस फेनोमेना को हमने बोला बुएंसी। तो दो चीजें लिया, एक बुएंट फोर्स फॉलोड बाय बुएंसी। अब थोड़ा चीजों को समझते हैं वन बाय वन, एक एक चीज को एनालिसिस करते हैं। ये बुएंसी का मीनिंग क्या है, कितना फोर्स लग रहे हैं, इन सारे केसेस को एनालिसिस करते हैं वन बाय वन करके। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को बारीकी से ध्यान देते हुए करना है। मैं क्या कर रहा हूं कि जो अपने लोगों ने फोर्स लिया, बुएंसी की बात किया, बुएंट फोर्स की बातें किया कि कितने लग रहे हैं कितने नहीं लग रहे हैं, इन सब चीजों को दिखा दी। अब थोड़ा समझना कि मान लो जो कोई बॉडी होगा उस बॉडी पे कितना बुएंट फोर्स लगेगा, कितना बुएंसी लगेगा, उसकी बात की जाए। तो उसको जानने के लिए अपने को जरूरी है टू सी द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, टू सी अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझना आर्किमिडीज प्रिंसिपल को
क्या कहा था आर्किमिडीज ने, उन दोनों केसेस को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे। आर्किमिडीज ने बोला कि अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर फुल्ली या फिर पार्शियली प्लेस्ड है, अगर कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर फुल्ली या फिर पार्शियली प्लेस्ड है, तो वो जो बॉडी जो प्लेस्ड है, तो उस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे, क्योंकि वो बॉडी तुमको पार्शियली प्लेस्ड कर दिए लिक्विड के अंदर, उसको पार्शियली या फिर फुल्ली प्लेस्ड कर चुके हैं, तो उस बॉडी पर एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाते होंगे। तो जो वो एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगेगा ना अपवर्ड डायरेक्शन में, देन द फोर्स exerted will be equal to या फिर प्रेशर exerted कह सकते हो, फोर्स exerted इक्वल टू weight of volume displaced, weight of volume displaced by the body, बॉडी ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किया उतना ही अपने को प्रेस लगे, फोर्स लगेंगे, बाकी नहीं लगेंगे। तो अगर अपने को इस चीज को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, समझिएगा एक एक चीज कि कैसे वो बॉडी प्लेस्ड है, उसके हिसाब से हम लोग चीजों को देखें। जैसे कि अपने को बोयेंसी फोर्सेस कितने लग रहे हैं, कितने नहीं लगेंगे, उन सब चीजों को समझिए। केसेस समझिएगा, डिफरेंट डिफरेंट केसेस को, केसेस समझिएगा। पहला केस समझिएगा, अगर मान लो कोई बॉडी दे रहा है, केसेस समझिएगा, कब बॉडी तुम्हारे को बॉडी डूबेगा, कब तुम्हारा बॉडी जो है तैरेगा, और कब बॉडी अंदर में तैरेगा, मतलब डूबा हुआ दिखेगा लेकिन वो सरफेस पर तैर रहा होगा, उसकी केसेस को समझते। मान लो एक सरफेस है, ऐसे कर, इसके अंदर अपना लिक्विड प्लेस्ड है, इसके अंदर अपना लिक्विड क्या है, प्लेस्ड है। अब ये जो लिक्विड प्लेस्ड है, इस लिक्विड के ऊपर पे अपना कोई बॉडी रखा हुआ है, इस लिक्विड के ऊपर पे कोई अपना एक सिंपल सा बॉडी रखा है। तो ये बॉडी पे जो इसका वेट होगा वो नीचे की तरफ लगती होगी, और इस बॉडी पे ऊपर की तरफ अपना बोएंट फोर्स लगता है। क्योंकि ये पूरी तरीके से डूब नहीं रहा है एकदम, तुम्हारे को ये चीजें जो ऊपर की तरफ तैर रहा है, मतलब क्या हुआ कि इन दैट केसेस जो अपना बॉडी को प्लेसमेंट की गई है, इस केस में जो वेट है दैट इज इक्वल टू बोएंट फोर्स। दूसरा केस समझो, ये हमने लिक्विड रखा, अब ये सरफेस के जस्ट नीचे डूब गया, तो इस केस में जो वेट होगा वो विल बी इक्वल टू बोयेंसी, बट बोयेंसी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम बोयेंसी के बराबर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इसी पर तैर रहा है, तो ये वेट के बराबर तो है, और चूंकि ये पूरा का पूरा डूब चुका है, तो टोटल वॉल्यूम इस जितना इसकी वॉल्यूम बॉडी की होगी उतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस किया होगा, तो उसके हिसाब से अपने को फोर्सेस लगे। केस 3 समझना, कि अगर ये बॉडी कहीं डूब गया, इसका मतलब है
कि इस केस में जो वेट की वैल्यू है वो बुओयेंसी से क्या हो गया, कम हो गया। दिस इज केस 3, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज फर्स्ट। तो ये मैंने बुओयेंसी की बातें की कि बुओयेंसी के अंदर कब चीजें डूब रही है, कब सरफेस पे तैर रही है। अच्छा, ये बी मैक्स बी लिखे हो, बी की वैल्यू कितनी होगी, इसके बारे में थोड़ा समझो। जो बुओयेंसी फोर्सेस जो लिखी जाती है ना, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हमने बताया क्या कि जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा तो बी मैक्स कितना होगा, जो वॉल्यूम ऑफ ये बॉडी होगा वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो बी मैक्स विल बी इक्वल टू दैट इज डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। किसका डेंसिटी, तो लिक्विड का। वॉल्यूम किसका, सॉलिड का। तो ये मास निकल जाएगा और इसका वेट चाहिए, इसलिए इंटू जी। तो रो लिक्विड इंटू भी सॉलिड इंटू जी, दैट विल बी बी मैक्स। ये याद रखना। तो यहां तक हम लोगों ने बातें कर ली। कुछ हम लोग केसेस देखते हैं, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बुओयेंसी। समझना चीजों को। व्हाट आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बुओयेंसी, समझते हुए चलना। केसेस ऑफ फ्लोटेशन भी बता दिया है, कब फ्लोट करेगा कब नहीं करेगा, साथ ही साथ दोनों चीजें मैंने Yes, sir. दिया। अब समझना सम इंपोर्टेंट केसेस ऑफ बुओयेंसी। पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट, अगर मान लो दो बॉडी ले रहे हो जिनकी मासेस डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है, लेकिन वॉल्यूम सेम है। इफ टू बॉडी having different mass and shape, having different shape, but volume is same, उनकी वॉल्यूम क्या है, सेम है। जब उनकी वॉल्यूम सेम होगी तो इस केसेस में अपने को जो बुओयेंट फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो भी सेम होगा। मतलब देन इट विल exert same buoyant force। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम से एक है, तो वॉल्यूम जो लिखते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के आधार पर लेते हो। रो लिक्विड इंटू भी ऑफ सॉलिड लेते हो, इंटू जी लेते हो, अभी बताया तुमको। तो इसके आधार पर ये चीजें क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बुओयेंट फोर्स जो लिख रहे हो ना, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सॉलिड के डेंसिटी पर नहीं, सॉलिड का मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड जरूर करता है। तो अपना डेंसिटी कैसे है उनके आधार पर ये चीजें डिपेंड करेंगे, उसके आधार पर इन चीजों को लिखेंगे। तो याद रखना, इसी चीज को अगर हम लोगों को कोई यहीं से एक टर्म डिफाइन की जाती है, रिलेटिव डेंसिटी, जो वहां बताया भी था थोड़ा सा और इसको डेप्थ एनालिसिस करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपन डेंसिटी ऑफ वाटर। Yes, sir. अगर दोनों टाइप अगर भीजी से मल्टीप्लाई कर दे तो चीजें सेम ही रहेगी। ये जो होता है क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी, और इसको क्या बोलते हो आप, बुओयेंट फोर्स।
यही तो बोलते हो। और इसी से यस सर। बहुत लोग लिख सकता है वेट ऑफ बॉडी, जो यूज में आता है जनरली, अपन वेट ऑफ बॉडी लॉस इन वाटर, वेट ऑफ बॉडी लॉस इन वाटर, जो वाटर में उस बॉडी का वेट लॉस करेगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड में जा रहे हो तो उसके चलते वो चीजें लॉस होएगी। तो इसका मतलब हुआ यस कि सर। W नॉट अपन W नॉट माइनस W वाटर, वाटर में इसका कितना वेट। यू कैन राइट दिस वे, दिस इज ऑल्सो रिलेटिव डेंसिटी। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को लिख सकते हैं। अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी जो निकाला, अगर लिक्विड के लिए निकाले, बॉडी के बजाय किसके लिए निकाले? फॉर लिक्विड। If we are going to find the relative density for liquid, RD of any liquid, इसको क्या लिखेंगे? रो एल अपन रो वाटर लिखेंगे। सेम तरीका से मल्टीप्लाई कर दो रो लिक्विड इंटू VG अपन रो वाटर इंटू V। दैट इज नथिंग बट buoyant force in liquid अपन buoyant force in water, that is nothing but buoyant force in liquid अपन buoyant force in water, in water। और buoyant force को ही आप लोग लिख सकते हैं, याद होगा इधर लिखे थे आप, देखिए इस रिलेशंस को, वेट ऑफ बॉडी ऑन ग्राउंड अपन वेट ऑफ वाटर, वेट इन वाटर। तो उसके हिसाब से इसको लिख सकते हो ना, W नॉट माइनस W लिक्विड अपन W नॉट माइनस W वाटर करके, दैट इज RD ऑफ लिक्विड। डायरेक्ट रिलेशन भी यूज करके रिलेटिव डेंसिटी निकाला जा सकता। क्या ये समझ में आया? रिलेशन कभी शॉर्टकट के रूप में यूज किए जा सकते। कोई दिक्कत है तो बता देना। नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन देखो छोटा सा न्यूमेरिकल। एक बॉडी गिवन है अपने को, क्वेश्चन समझना। एक बॉडी गिवन है जिसका मास गिवन है अपने को 4 kg, एम की वैल्यू दिया है 4 kg, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है अपने को, वो कितना दिया है? 0.8 इंटू 10³ किलोग्राम पर मीटर। अब दिया हुआ है कि वेट ऑफ लिक्विड जो डिटरमाइन किया गया वो आया है 16 न्यूटन के बराबर। कितने के बराबर आया है? 16 न्यूटन के बराबर। तो क्वेश्चन पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करो थोड़ा सा। अपने को इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वेट दिया हुआ है और अपने को बेसिकली तुमको मास गिवन। तो पहले वेट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालो, W नॉट कितना, दैट इज M टाइम्स ऑफ G, दैट इज 4 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो अब थ्रस्ट निकालो पहले, कितना लगेगा, बुओयंट फोर्स कितना लगेगा। बुओयंट फोर्स को एक और नाम जाना जाता है ऑफ थ्रस्ट, दैट विल बी W नॉट माइनस W लिक्विड, ये पढ़ रखा है आपने, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 24 न्यूटन का लग रहा होगा ऑफ थ्रस्ट। अब ये जो ऑफ थ्रस्ट होगा वो कितने के बराबर होगा, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो यहां पर ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 24 इक्वल टू रो लिक्विड 0.8 इंटू 10³ इंटू V इंटू 10। अब यहां से V की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, दैट विल कम्स आउट टू बी
3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। कोई दिक्कत है? नो सर। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखिए आराम से। एक अपने को क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड दिया है जिसका साइड दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, जिसका और दिया हुआ है तुमको क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड हैविंग 10 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर विथ इट्स लोअर सरफेस 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब कि कुछ ऐसे बना हुआ है, समझना। यहां पर एक लिक्विड का सरफेस है, सरफेस के अंदर में अपना एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऐसे। इस सरफेस के अंदर, ये वाटर के सरफेस के अंदर ऐसे कर एक क्यूबिकल ब्लॉक प्लेस्ड है। ये पानी है पूरा का पूरा, इधर इधर अंदर में क्या है पानी, लिक्विड है बेसिकली। जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है इसकी हाइट दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और ये जो पानी में है वो कितनी हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। जो पानी में डूबा हुआ पोर्शन है उसकी हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछा है कि मास ऑफ, पहला पार्ट तो यही पूछा है कि मास ऑफ ब्लॉक निकालिए। आपको क्या निकालना है मास ऑफ ब्लॉक। मास ऑफ ब्लॉक निकालिए क्योंकि ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, इसलिए मास ऑफ ब्लॉक निकालिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा है डेंसिटी, जो लिक्विड जो है वाटर है, दैट इज नाइदर एनीथिंग बट वाटर। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि अगर इस पर एक स्टोन एम रख दिया गया, इफ ए स्टोन एम इज प्लेस्ड, यहां एक स्टोन एम बाद में रख दिया गया, देन ब्लॉक सबमर्ज्ड आफ्टर प्लेसिंग ए स्टोन the body just submerged, body just submerged, just डूबा, देन मास ऑफ स्टोन कितना होगा। ये फाइंड करो, ट्राई करो इसको भी, क्योंकि ये केस किसका है बाबू फ्लोटेशन, इट इज द केस ऑफ फ्लोटेशन। मतलब कि इस केस में अपना जो वेट होगा बॉडी का दैट विल बी इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट, और ऑफ थ्रस्ट कितना लग रहा होगा दैट इज इक्वल टू रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ, पूरा सॉलिड नहीं लेंगे, जितना डिस्प्लेस्ड है वही लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिस्प्लेस्ड, क्योंकि पूरा मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट नहीं लग रहा है, नॉर्मल ऑफ थ्रस्ट लग रहा है यूजिंग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। रो लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, और रो लिक्विड वाटर है, हमने वाटर लेकर कहा है, तो वाटर के लिए वॉल्यूम कितना होता है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा 10 इंटू 10 इंटू 4, 10 इंटू 10 इंटू 4, 10 गुना 10 इंटू हाइट 4 इंटू जी, और जी को भी तुमको लेना पड़ेगा ग्राम पर, ये होता है तुम्हारा, होता है जी जो होता है क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे बाबू 10 इंटू 100 करना पड़ेगा, तब ये बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का रूप, मतलब 1000। तो ये टोटल ग्राम कितना बना यार, कैलकुलेट करो तो 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10⁻5 कितना बनेगा 4 इंटू 10⁻5 10 टू द पावर 5, यही तो बना 4 इंटू 10 टू द पावर 5।
अब तुमको Yes, sir. तुमको ये गिवन है कि तुम्हारे को ये जो चीजें हैं 4 सेंटीमीटर है, रोल लिक्विड इनटू वॉल्यूम, 1 मिनट रुको, रोल लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू जी, रोल लिक्विड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू तुमने ये भी यूज कर लिया तुम्हारे उसी हिसाब से वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, दैट इज नथिंग बट 10 इंटू 10 इंटू 4 इंटू जी, जी का भी वैल्यू कितना लिखा है 10 इंटू 100, ठीक है 1000, इतना तो यूज कर लिया। अब ये चीजें किस में आई है, यूनिट देखो, यूनिट देखो, रो लिक्विड क्या होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, रो भी से आ गया तुम्हारे को मास, और मास इंटू डेंसिटी कर दिया तो यहां निकल गया तुमको क्या फोर्स आया है, किसमें इन टर्म ऑफ डाइन, सीजीएस यूनिट में आया है, जो फोर्स आया वो किसके रूप में आया, सीजीएस यूनिट के रूप में। Yes, sir. अब क्योंकि तुमको एक चीज और मालूम है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 power 5 times. तो अपन लोग इसको यूज कर लेंगे तो फोर्स जो वेट होगा ये न्यूटन कितना हो जाएगा यार, 4 Newton. वेट इन न्यूटन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इन न्यूटन, ये कितना आएगा डब्ल्यू इन न्यूटन बताओ, डब्ल्यू इन न्यूटन विल कम्स आउट टू बी दैट इज नथिंग बट 4 इंटू 10 टू द पावर 5 अपन 10 टू द पावर 5, दैट इज सिंपली 4 न्यूटन। Yes, sir. वेट निकल गया, लेकिन तुमको निकालना है मास, क्या निकालना है मास, Mass. तो मास के लिए क्या कर लोगे, G से divide. जी से डिवाइड कर देना, 4/10 0.4। दूसरा पार्ट में क्या कर लोगे यार, तो पूरा डुबा देना, पूरा डुबा का फोर्स निकाल Yes, लेना, sir. आसान पोर्शन है ये, होमवर्क के लिए रख रहा हूं, कैलकुलेट Yes, sir. सेकंड पार्ट, आंसर मैच कर लेना, आंसर आएगा 0.6 kg, कैलकुलेट करना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रख रहा हूं। तो Yes, sir. आज की जो क्लास थी यही तक रखते हैं।